हेलो बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था भू आकृति विज्ञान की प्रकृति। आज हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र कहने का मतलब है कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या इसके विषय का क्षेत्र कितना है। भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन है। उच्चावचों यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का अध्ययन करना ही भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय है, या फिर कह सकते हैं कि मुख्य विषय है। इसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक तथा बाह्य बलों का भी अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य कर रहे हैं, जैसे पटल विरूपणकारी बल भी होते हैं और आकस्मिक बल भी उसमें सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल में पटल विरूपणकारी बल भी सम्मिलित होते हैं। बाह्य बल में अपक्षय तथा अपर्दन के विभिन्न साधन सम्मिलित होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अपर्दन या अपक्षय करने में जो भी साधन हो रहे हैं, जैसे अपर्दन के लिए नदियां कारक हैं अपर्दन की, या हवाएं हैं, इस तरह से जो भी साधन हैं अपर्दन और अपक्षय के, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। ये भी सम्मिलित है किसमें? भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र में। भू आकृति विज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत अंतःसागरीय स्थल रूपों का अध्ययन भी सम्मिलित है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत और क्या चीज सम्मिलित है? तो अंतःसागरीय स्थल रूप, यानी कि सागर के अंदर की स्थलाकृति, सागर के अंदर का जो स्थल रूप है वो भी इसमें सम्मिलित है। अब हम देख लेते हैं भू आकृतिक विज्ञान की संकल्पनाएं। संकल्पना कहते हैं कोई भी चीज है उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करना या उसके बारे में बताना कि वो किस तरह की चीज है, उसी को कहते हैं संकल्पना। तो अब यहाँ भू आकृति विज्ञान की संकल्पना, इसे बहुत से विद्वानों ने भी बताया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ऐसे बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, लेकिन कुछ संकल्पनाएं जो महत्वपूर्ण है उसे मैंने आपके सामने लिखा है। पहला है एक रूपतावाद की संकल्पना। थार्नबरी के अनुसार या थार्नबरी के शब्दों में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय है वे ही अतीत में भी सक्रिय थे। हो सकता है उनकी सक्रियता की दर अलग रही हो। जो भूगर्भिक कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो भी प्रक्रम यानी कि जो भी काम हो रहा था और जो भी नियम आज सक्रिय, आज एक्टिव है, वही अतीत में भी एक्टिव था। हो सकता है उसका काम करने का जो वो सक्रियता दर थी वो अलग रही हो। हटन के अनुसार वर्तमान अतीत की कुंजी है, यानी कि अगर वर्तमान है तो अतीत है। प्राकृतिक नियम सृष्टि के प्रारंभ से ही कार्यरत है। सृष्टि यानी कि निर्माण, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी वक्त से प्राकृतिक का नियम कार्यरत है, यानी कि उसी वक्त से पृथ्वी का जो प्रकृति का जो नियम है वो काम कर रहा है। रचना के बाद विध्वंस तथा विध्वंस के बाद रचना प्रकृति का नियम है, यानी कि बनने के बाद टूटना और टूटने के बाद बनना, ये प्रकृति का नियम है। जैसे अगर पृथ्वी के आंतरिक जैसे कहीं पे भी ज्वालामुखी फूटा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया। अब यहाँ से अपर्दन हुआ, यहाँ से अपक्षय हुआ, पर्वत चट्टान अपनी जगह से टूटने के बाद अपर्दन क्रिया से, यानी कि मानते हैं नदियों द्वारा या हवाओं के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो जो चट्टान यहाँ से टूटा तो इसका तो विध्वंस हो गया। उसके बाद ये चट्टान जहाँ पे गई, जहाँ पे इन चट्टानों का निक्षेपण हुआ, वहां पे विध्वंस के बाद क्या हो गया? रचना हो गई। तो हटन के अनुसार वर्तमान अतीत की कुंजी है और प्राकृतिक का नियम सृष्टि से प्रारंभ से कार्यरत है। रचना के बाद विध्वंस तथा विध्वंस के बाद रचना प्रकृति का नियम है, यानी कि बनने के बाद टूटना और टूटने के बाद बनना प्रकृति का नियम है। अब है संरचनात्मक नियंत्रण। थार्नबरी के अनुसार भूवैज्ञानिक संरचना भू आकृतियों के विकास में एक प्रमुख नियंत्रक कारक है।
इसके अंतर्गत शैलों की संरचना व प्रकृति का विचार किया जाता है। वलन, भ्रंश, झुकाव, कठोरता, रासायनिक संगठन, प्रवेश्यता आदि गुणों का प्रभाव स्थलाकृतियों के विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। ये सब मैं आप लोगों को आगे चैप्टर में बता दूंगी कि वलन किसे कहते हैं, भ्रंश किसे कहते हैं, झुकाव किसे कहते हैं। अब है वूलरिच के अनुसार संरचनात्मक नियंत्रण जो संकल्पना है, इसे मैं वूलरिच के शब्दों में या वूलरिच के अनुसार चट्टाने एक और पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है, यानी कि चट्टानों को देखकर ही पता लगाया जाता कि ये पृथ्वी के एज को बताती है कि किस एज की ये चट्टान है, कब की ये चट्टान है। तो दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। भू आकृतिक प्रक्रमों का योगदान। W.M. डेविस के अनुसार स्थलाकृतियों के विकास में प्रक्रम एक प्रभावकारी कारक है, यानी कि जो स्थलाकृतियां होती हैं इसमें जो प्रक्रम होते हैं वो प्रभावकारी कारक हैं। प्रत्येक प्रक्रम यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, या तो वो ज्वालामुखी हो या अपर्दन कार्य हो या अपक्षय कार्य हो या निक्षेपण हो, जिनसे किसी भी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, प्रत्येक प्रक्रम कार्य से विशिष्ट स्थल रूप विकसित होता है। जैसे नदी अपर्दन से घाटियां बनती है, नदी निक्षेपण से डेल्टा बनता है, हिमानी अपर्दन से यू आकार की घाटी बनती है, और हिमानी के ही निक्षेप से हिमोड़ बनता है, यानी कि जो जहाँ पे हिम का जहाँ पे जमा होता है उसे ही कहते हैं हिमोड़। प्रक्रमों की तीव्रता यानी कि प्रक्रम किस तेजी से हो रहे पर शैलों की संरचना, ढाल, स्थानीय जलवायु आदि का नियंत्रण होता है। भू आकृतिक चक्र ये भी एक संकल्पना है। भू आकृतिक विकास में चक्रीय संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया था। भू आकृतिक विकास में जो चक्रीय संकल्पना थी उसका प्रतिपादन किसने किया था? डेविस ने। लेकिन फिर इसकी आलोचना किसने कर दी? पेंक ने कर दी, और फिर उन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। तो सबसे पहले डेविस ने हमें बताया कि मानव जीवन की भांति स्थलाकृतियों के विकास में भी विभिन्न अवस्थाएं आती, जिस तरह से मानव जीवन में आता है कोई भी स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होती है। डेविस की अवधारणा की आलोचना पेंक ने की, जिसके उपरांत पेंक की अवधारणा सामने आई। डेविस ने जो ये अवधारणा दिया था कि जो भी स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, या पर्वत हो या पठार हो, उन सब की एक अवस्था है, यानी कि वो एक अवस्था में उनका निर्माण होगा, वो छोटे होंगे, फिर उनका जो हाइट होगा वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? नीचे से आंतरिक बलों के कारण बढ़ जाएगा, फिर ऊपर से क्या होगा? अपक्षय और अपर्दन का कार्य चलेगा, तो फिर ये धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होते जाएगा, और फिर आखिरी में क्या होगा कि एक मैदान का रूप ले लेगा। लेकिन ये जो प्रक्रम है ये अचानक नहीं होता, ये लाखों साल में होता है कि पहले छोटा होता, फिर इसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद फिर इसमें अपर्दन और अपक्षय कार्य होते हैं, और फिर आखिरी में ये क्या होता है? पर्वत या पठार मैदान में बदल जाता है। तो ये जो कार्य है ये अचानक नहीं होता है, ये आकस्मिक नहीं होता है, अचानक नहीं होता है, बल्कि ये धीरे धीरे काम करता है। तो इसी अवधारणा की आलोचना किसने की थी? पेंक ने की थी। और पेंक की अवधारणा फिर पेंक ने क्या बताया? उत्थान यानी कि जो उठा हुआ भाग जो होता है, तथा निम्नीकरण यानी कि जो धंसा हुआ भाग होता है, कि दरों के आपसी संबंधों का प्रतिफल स्थल रूप है, यानी कि इस तरह से उठा हुआ भाग है और फिर यहाँ पे इस तरह से झुका हुआ भाग है। तो ये उठा हुआ भाग है, तो एक दूसरे से ये मिले हुए एक दूसरे का प्रतिफल है, दोनों में संबंध है। फिर थार्नबरी के अनुसार पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अपर्दनकारी साधनों के कार्य करने से भू आकृतियों का एक व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। अब है गतिक तंत्र। पृथ्वी सदैव गतिशील रहती है। पृथ्वी तो हमेशा घूर्णन करते रहती है, अपने अक्ष पर हमेशा घूर्णन करती है, अतः यह एक गतिशील तंत्र या डायनामिक सिस्टम है। इसी कारण यहाँ प्रतिफल परिवर्तन होता है, इसी वजह से यहाँ क्या होता है? प्रतिफल हमेशा बदलता है।
कुछ परिवर्तन बहुत मंद गति से होते हैं, यानी कि कुछ जो परिवर्तन होते, कुछ बदलाव होते हैं स्थलाकृतियों में बहुत धीमी गति से होते हैं, जिनके प्रभाव भूपृष्ठ पर लाखों वर्षों बाद दिखता है। यानी कि जिसका प्रभाव भूपृष्ठ पर, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसको भूपृष्ठ कहा जाता है, जिसमें मानव जीवन निवास करता है, उस पर भूपृष्ठ पर ये जो परिवर्तन होता है ये लाखों वर्षों के बाद देखने के लिए मिलता है। धरातल पर परिवर्तन का क्रम निरंतर जारी रहता है। निर्माणकारी तथा विनाशकारी शक्तियां सदैव क्रियाशील रहती, यानी कि निर्माणकारी शक्तियां मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और विनाशकारी शक्तियां मतलब कि पृथ्वी के बाहरी शक्तियां हमेशा क्रियाशील रहती, यानी कि हमेशा ये काम करते रहती हैं। महाद्वीपों का उत्थान, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी उद्गार, गतिशील बाह्य कारकों द्वारा अपरदन, निक्षेपण आदि परिणाम स्वरूप परिवर्तन जारी रहता है। आखिरी जो लास्ट जो संकल्पना है, स्थल रूपों के विकास में जटिलता। इसमें थार्नबरी के शब्दों में स्थलाकृतिक विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलता अधिक पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में एक प्रक्रम अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन गौण रूप से यानी कि दूसरे रूप में अन्य प्रक्रम भी वहां सक्रिय होते हैं। मतलब कि अगर किसी भी स्थान में अपरदन कार्य हो रहा है, अपरदन कार्य होते जा रहा तो वो एक समय तक ही अपरदन होगा, उसके बाद तो उसका निक्षेपण होना ही है। वो कहीं ना कहीं तो ले जाकर के उसको छोड़ के आएगा। ऐसा तो नहीं कि हवा चल रही तो अगर यहाँ से बालू उठाई तो बालू को अपने साथ लेते ही लेते जाएगी, कहीं उसको रखेगी नहीं, कहीं छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार स्थलाकृतियों का विकास केवल एक ही अपरदन चक्र या का परिणाम नहीं होता, बल्कि अनेक अपरदन चक्रों का प्रतिफल होता है। यह भी देखा गया है कि एक चक्र परिणति यानी कि जो लास्ट जो होता है रिजल्ट तक पहुंचे उससे पूर्व ही भंग हो जाता, उससे पहले ही खत्म हो जाता तथा उस स्थल रूप पर दूसरा चक्र सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार प्रक्रम तथा चक्र के आधार पर भू आकृतिक विकास में जटिलता आ जाती है। कुछ स्थलाकृतियां साधारण व सरल होती है, कुछ किंतु अधिकांश मिश्रित व बहुचक्रीय होती। मिश्रित मतलब कि वहां पे बहुत से बल कार्य करते हैं, बहुत से प्रक्रम कार्य करते हैं, उसी को कहते हैं बहुचक्रीय या मिश्रित। तो आज जो हमने पढ़ा, तो क्या क्या आज हमने पढ़ा कि भू आकृति विज्ञान की विषय क्षेत्र हमने पढ़ लिया, भू आकृतिक संकल्पनाएं हमने पढ़ ली। अब हम कल जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कल हम स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर था भू आकृति विज्ञान ये हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।